नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर प्रो में। आशा करता हूं आप लोग सब मस्त होंगे। तो दोस्तों यहां पे बात होने वाली है एफएल इंडिया के बारे में। आपने नाम सुना होगा एफएल इंडिया का। एफएल इंडिया आपके पोर्टफोलियो में भी होगा। काफ़ी शानदार कंपनी है। इसका डिटेल एनालिसिस होने वाली है। कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी का वीकनेस क्या है, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, मैनेजमेंट क्या है, मतलब जितने भी डाउट्स होंगे इस वीडियो में पूरा का पूरा आपको इस वीडियो में क्लियर होगा। आप मेरे चैनल पे आए तो मतलब कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो कि इस कंपनी के बारे में आपको ना पता चले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी जो लिस्ट हुई थी, कंपनी 745 रुपये पे जो कंपनी का आईपीओ प्राइस आया था। तो कंपनी जो है 745 रुपये पे इसका आईपीओ प्राइस जुलाई में आया था। कंपनी 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। 2019 में कंपनी 745 का इसका आईपीओ आया था। आईपीओ से 745 से अभी तक कंपनी काफ़ी शानदार बढ़ चुकी है। 6280 मतलब इसका कंपनी ने हाई लगाया था। 52 हाई की बात करें तो कंपनी का 6280 6280 रुपये लगा चुकी है। मतलब इतनी कम टाइम में कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। अगर इन्वेस्टर की बात करें तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाले जो इसमें है माइक्रोसॉफ्ट, बहुत बड़ा जो आपको नाम सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट का। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ब्रोकर की बात करें तो CLSA ने किया है, नोमोरा ने किया है इसमें नोमोरा। उसके बाद अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में एक्सिस म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, उसके बाद HDFC म्यूचुअल फंड, इन सब ने इसमें अच्छा खासा होल्डिंग कर रखी है। मतलब कंपनी में अच्छे खासे होल्डर इसमें मौजूद है पहले से। अगर कंपनी के बारे में दोस्तों बात करें तो कंपनी जो है इसका पहले नाम जो कंपनी का था तेजुस। कंपनी जो पहले इसका नाम था एफएल इंडिया से पहले तेजुस सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम था, जो कि इनकॉर्पोरेटेड मतलब कि कंपनी बनी थी 1994 में। 18 अगस्त 1994 में कंपनी का निर्माण हुआ था। इस कंपनी का नाम तब था तेजुस सिक्योरिटी लिमिटेड। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। साथ ही साथ अगर हम बात करें कंपनी बाद में जो एफएल इंडिया बनी 2006 में कंपनी एफएल इंडिया बन गई। तो तब कंपनी का नाम जो हो गया एफएल इंडिया, मतलब कंपनी का नाम चेंज हो गया, एफएल इंडिया हो गया। और ये जो कंपनी है एफएल इंडिया, ये जो मेन इसकी होल्डिंग कंपनी एफएल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, जो कि सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। मतलब कि कंपनी जो एफएल इंडिया में काम कर रही है तो उसका मेन जो है कंपनी, पेरेंट कंपनी आप बोल सकते हो एफएल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, वो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। अगर बात करें कंपनी लिस्ट कब हुई है NSE BSE पे, तो 8 अगस्त को कंपनी लिस्ट हुई थी। 8 अगस्त 2019 को कंपनी लिस्ट हुई, जब इसका आईपीओ आया था। आपको बता दिया कि आईपीओ प्राइस क्या था। तो कंपनी जो है इसका रजिस्टर्ड ऑफिस की बात करें तो रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का मुंबई है। अगर बात करें कॉर्पोरेट ऑफिस के तो कंपनी GGN गुड़गांव, मतलब जो गुड़गांव अभी हो चुका है, गुड़गांव जिसको आप बोलते हो गुड़गांव, उसका है। अगर इसके मतलब MD की बात करें तो कंपनी के MD का नाम है अनुज खन्ना। जो है इनके MD हैं, MD भी हैं, चेयरमैन भी हैं, साथ ही CEO भी है वो। तो मतलब कंपनी के बारे में हमने जान लिया। कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी करती क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों कंपनी क्या करती है, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट करती है। कहीं भी आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे, साइड में अगर एडवर्टाइजमेंट का आता है तो उसमें जो है डिजिटली एडवर्टाइजमेंट कौन करता है, एफएल इंडिया के थ्रू से होता है। ये डिजिटल एडवर्टाइजमेंट एफएल इंडिया हो गया, गूगल भी करता है, साथ ही फेसबुक पे करता है। तो उसी सेगमेंट में अगर पेयर कंप्यूटर की बात करें तो फेसबुक, गूगल से जितनी भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी है वो इसके पेयर कंप्यूटर हो जाएंगे। तो मतलब इनका बिजनेस बहुत ही शानदार है। कंपनी का अगर बात करें बिजनेस मॉडल, हमने समझ लिया कंपनी क्या करती है। ऑनलाइन जो मार्केटिंग करती है, और मार्केटिंग करती है तो इसमें और प्लेयर कंप्यूटर मतलब गूगल, अगर हम बात करें फेसबुक में से क्या डिफरेंस क्या है दोस्तों। गूगल आपके जो है व्यूज़ का पैसा लेती है। अगर आपके कोई व्यूज़ वो केवल यूज़र देखता ही है तब भी उस आपके कंपनी से चार्जेस करती है। बट एफएल इंडिया कन्वर्जन के चार्ज, मतलब कि अगर कोई ऐड दिया, हाँ ऐड आया तो उसका पैसा ये नहीं लेती। अगर ऐड पे क्लिक करके यूज़र ने क्लिक किया और उसको ख़रीद लिया, उस प्रोडक्ट को खरीद, तब जो है एफएल इंडिया उसको चार्ज करती है। तो ये एक जेन्युइन चीज़ है। तो मतलब इसीलिए एफएल इंडिया का मार्केट का ज़बरदस्त बढ़ रहा है। एफएल इंडिया ग्रोथ ज़बरदस्त, क्योंकि कन्वर्जन चार्ज लेती है कंपनी, ना कि व्यूज़ चार्ज लेती है। तो ये इसीलिए इसे पेयर कंप्यूटर से अलग करती है। गूगल फेसबुक से ये कंपनी अलग हो जाती है। इनके जो टारगेटेड कस्टमर है, मतलब कि कंपनी वही चीज़ें देखा, जैसे आप किसी भी जाओगे, अगर आप मूवी देखना पसंद करते हो तो मूवी से रिलेटेड ही आपको एड्स दिखाया जाएगा। अगर आप जो है वेल्थ वगैरह बनाने में फोकस करते हो तो आपको उसी से रिलेटेड, जैसे आप शेयर मार्केट वगैरह देखते हो, शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको आपको दिखाया जाएगा।
आप स्पोर्ट्स के तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको एड्स दिए जाएंगे। अगर आप कुकिंग में हो तो आपको कुकिंग मतलब टारगेटेड कस्टमर एकदम क्योंकि ये कंपनी करती है, कंपनी एआई पे काम करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कंपनी काम करती है। तो कस्टमर को जितना आपको आपके बारे में नहीं पता होगा उतना जो है एफएल इंडिया को पता है आपके बारे में, आप क्या पसंद करते हो, क्या लाइक है, क्या डिसलाइक करते हो। मतलब कंपनी एकदम टारगेट कर लेती है कस्टमर को और उसी से रिलेटेड कस्टमर को एड्स भी दिखाती है। कंपनी के जो और स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी जो दूसरा जो स्ट्रेंथ क्या करती है, अगर हमने किसी भी दिन आज मैंने गए एक वेबसाइट पे, मुझे कोई भी अगर स्पोर्ट्स का सामान बैट्स पसंद आ गया, मैंने उसको क्लिक किया, चेकआउट कर दिया, उसको देखा लेकिन उसको ख़रीदा नहीं, तो कंपनी क्या करेगी, बैट्स से रिलेटेड आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है एड्स दिखाएगी। जब भी आप विजिट करोगे किसी साइट पे तो आपको बैट्स से रिलेटेड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट, तो आपको कस्टमर को रीटारगेट कंपनी करती है। और कंपनी एक और बिजनेस मॉडल फॉलो करती है जिसको बोलते हैं O2O, मतलब ऑनलाइन टू ऑफलाइन। आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन देख ले, पसंद कर ले, उसके बाद आप जाके ऑफलाइन स्टोर भी बाई कर सकते हैं। तो ये कंपनी का एक अच्छा खासा और भी एक पॉजिटिविटी को, बहुत से लोग क्या कहते हैं ऑनलाइन तो पसंद तो करना पसंद करते हैं बट खरीदना नहीं चाहते, तो उसके लिए कंपनी प्रोवाइड करती है ऑनलाइन टू ऑफलाइन बिजनेस, जो कि एक जेन्युइन मतलब लोगों की समझिए। कस्टमर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्या होती है कि कस्टमर ऑनलाइन कुछ और देख लेता है और जब उसके पास डिलीवरी आती है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सेम एफएल इंडिया ने उसको समझा और अभी ऑनलाइन टू ऑफलाइन जो बिजनेस मॉडल स्टार्ट किया, जिससे कंपनी की और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। तो बहुत से लोगों का सवाल होगा, सर एफएल इंडिया क्यों चूज करे, ऐसा क्या एफएल इंडिया मार्केटिंग करती है, तो हमने इसको चूज करने का क्या बेनिफिट है, क्यों इसको कंपनी चूज करेगी एफएल इंडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के बहुत से सेगमेंट है, बहुत के थ्रू एडवर्टाइजमेंट होती है। तो उसी पे हम चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों एफएल इंडिया, आपने नाम सुन लिया कंपनी का। एफएल के रोल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का जो हम रोल क्या है, क्योंकि हायर कन्वर्जन क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि अगर हम कोई भी वेबसाइट पे गए, हमें खरीदना है, हमने पसंद किया और ऑनलाइन अगर खरीदा तो हमने तुरंत उसको चेकआउट करके और उसको पैसा जो है फास्ट रिस्पॉन्ड कर दिया हमने। मेंटेन ब्रांड वगैरह मेंटेन नहीं करना, बार बार मान लीजिए आपने एक दीवार पे कोई पोस्टर लगा दिया तो उसको उसमें अगर उसको ऑफर आपको अपडेट करना होगा तो बार बार उसको जाके हटा के दोबारा से, मतलब मेंटेनेंस चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में एक ही फायदा, बस आपको कोडिंग चेंज करनी होती है, आप नए नए ऑफर्स हर रोज़ लॉन्च कर सकती है, कॉस्ट एफिशिएंसी होती है और साथ ही साथ कस्टमर के डाटा भी आपके पास होता है, कौन से कस्टमर आपके वेबसाइट पे यूज़ हो रहे हैं। मान लीजिए आपको इंडिया में मान लीजिए है और आपको महंगी कार BMW का प्रचार करना है और आप जाके गांव में करेंगे तो बहुत रेयर है कि चांस कि आपको BMW बिक जाए। तो टारगेटेड कस्टमर आपको एफएल इंडिया की कंपनी के थ्रू आपको पता चल जाता है कौन से कस्टमर हमारे टारगेट है, आप उन्हीं पे फोकस कर पाओगे आने वाले टाइम में। तो इस डिजिटल मार्केटिंग का एक फ़ायदा होता है, इसीलिए इस कंपनी को आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा ग्रोथ मिलना तय है। बात करें इंडिया की, तो ऑनलाइन जो शॉपर्स है इंडिया में, बायर जो है धीरे धीरे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करें कि 2016 में 149 मिलियंस का था, जो कि अभी बढ़ के 2022 में अप्रोक्स जो हो जाएगा वो 338 मिलियन का अप्रोक्स हो जाएगा, जो 2021 में 306 मिलियन का है। मतलब ऑनलाइन बायर्स लगातार कंपनी का बढ़ रहे हैं। रीज़न क्या है कंपनी का बढ़ने का ऑनलाइन बायर्स का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा डिजिटल मार्केटिंग का फ़ायदा क्या होता है, सेल्स ग्रोथ कंपनी का ज़बरदस्त बढ़ता है और एडवर्टाइजमेंट जो है कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए कंपनी आने वाले टाइम में और भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा पाती है। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी, मतलब जो देश है, कंट्री है कि जो कि इंटरनेट यूज़ करती है, मतलब वर्ल्ड में बात करें तो सब सेकेंड लार्जेस्ट जो है यूज़ होता है इंटरनेट का वो इंडिया में होता है। और ये यहाँ पे यूज़र की बात करें तो 749 मिलियंस के जो है यूजर हो चुके हैं 2000 यूज़ में, जो कि इंटरनेट यूज़ करते हैं। 749 मिलियंस यूजर हो चुके हैं इंडिया में जो कि इंटरनेट यूज़ करते हैं, जिसमें से आपको बता ही चुका हूँ कि 306 मिलियन यूज़र जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो मतलब इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जिसको हाँ एफएल इंडिया कैप्चर कर सकती है। अगर बात करें कंपनी का जो है रेवेन्यू, कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाती है, तो कंपनी जो टारगेटेड कस्टमर की बात करें तो कंपनी 12 करोड़ जो है ऐसे यूजर है जो सर्विस यूजर, मतलब जो सर्विस लेते हैं, ऑनलाइन यूज़र हो गए, सॉफ्टवेयर जो सर्विस की बात करें 12 करोड़ ऐसे हैं जो कि सर्विस लेते हैं। कंपनी के साथ प्रॉब्लम क्या है, कंपनी प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट कर सकती है,
तो दोस्तों कंपनी के ऊपर केवल एक खतरा है, तो दो तीन चीज़ें खतरा की। प्राइवेसी खतरा, यूजर के डाटा सेव करती है, तो प्राइवेसी खतरा हो गया। दूसरा जो कंपनी के पास डाटा प्रोटेक्शन का, मतलब कि डाटा इनको प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। अगर इनके पास डाटा प्रोटेक्ट करने की क्षमता नहीं है तो फिर कस्टमर इनसे छूटते चले जाएंगे। डाटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी खतरा बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ दोस्तों टेक्नोलॉजी का भी खतरा है, मतलब टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होगी तो इनको अपने साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव करना होगा, अदरवाइज कंपनी जो है यूजर्स कहीं और चले जाएंगे। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें दोस्तों को, तो कंपनी का 47% जो कि रेवेन्यू है इंडिया से जनरेट करती है, मतलब कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू अपने इंडिया से जनरेट करती है। साथ ही साथ कंपनी अगर बात करें 53% जो है अपना रेवेन्यू अपने वर्ल्ड, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से जनरेट करती है, इंडिया के अलावा 53%। तो ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया में कुछ हुआ तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि 53% जो है होल्डिंग इनके बाहर से, आउट ऑफ इंडिया। तो ये एक मतलब ग्लोबली कंपनी है, जो कि इंडिया में अगर कुछ प्रॉब्लम होती तब भी कंपनी को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एज ए इन्वेस्टर हमें ये भी सोचना चाहिए। फ्यूचर ग्रोथ की बात करें, जैसे कि आपको बता दिया, फ्यूचर ग्रोथ आने वाले टाइम में डिजिटली और भी यूजर्स बढ़ने वाले, डिजिटली और भी बायर्स बढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें CAGR की, 2024 तक हो सकती है 27% की जो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का मार्केट बढ़ सकता है 27% CAGR से। बट कंपनी का जो ग्रोथ हो रहा है अभी तक 50% CAGR कर रहा है, तो ये कंपनी मतलब जो मार्केट से अच्छा खासा बीट कर रही है और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, अपने ग्रोथ को मेंटेन भी कर पा रही है। दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 14,188 करोड़ का देखने को मिल रहा है। करंट मार्केट कैप जो प्राइस चल रहा है 5,324 का चल रहा है। अगर हम स्टॉक का PE की बात करें तो 93 का PE का, जो कि बहुत ज़्यादा कंपनी का ओवर वैल्यूड भी है। लेकिन ये ओवर वैल्यूड कंपनी का क्यों? क्योंकि कंपनी अभी बहुत ही छोटी है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसीलिए कंपनी का मार्केट धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है, इसलिए PE है बड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे कंपनी लार्ज कैप में कैटेगरी में आ जाएगी, कंपनी का PE रेशियो कम होता भी नज़र आएगा। अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो 0-0 देखने को मिल रहा है, कोई भी डिविडेंड नहीं है। अगर ROCE की बात करें तो 39 का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत हेल्दी नज़र आता है। ROCE की बात करें तो 45 का देखने को मिल रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी नज़र आता है। अगर कंपनी के CAGR की फेस वैल्यू की बात कर लेते हैं, तो कंपनी का फेस वैल्यू 10 का देखने को मिल रहा है, जो कि स्पीड भी होने वाला है। स्टॉक का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था कि कब इसका स्टॉक एक्स डेट रिकॉर्ड डेट होने वाला है, मैं इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू रखिएगा। अगर हम स्टॉक का PE रेशियो की बात करें तो स्टॉक का PE जो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर बात करें तो अभी स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा महंगा नज़र नहीं आता, क्योंकि एक टाइम पे स्टॉक का PE 160 पे पहुंच चुका था। अभी स्टॉक का PE लगभग 100 के नीचे ही नज़र आता था, मतलब स्टॉक का PE बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी आप चाहें तो बाई करके चल सकते हैं, जिस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ देख सकते हैं यहाँ पे जो लाइन्स दिख रही हैं, तो ग्रोथ की लाइन, तो ग्रोथ बहुत तेज़ कंपनी कर पा रही है, इसलिए कंपनी का जो है यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो, PE रेशियो थोड़ा सा अभी कम होता हुआ नज़र भी आ रहा है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है इन्वेस्टर के लिए। कंपनी की बात करें जो है कि पॉजिटिव साइड की, तो कंपनी जो अच्छा खासा क्वार्टर मेंटेन कर पा रही, कंपनी हर क्वार्टर इंप्रूवमेंट कर रही है। साथ ही साथ जो कंपनी का ROE की बात करें, अर्निंग पर ऑन इक्विटी 50% पिछले 3 सालों से देखने को मिला है। जैसे आपको बताया कि ग्रोथ जब कंपनी को 50% से होती हुई नजर आ रही है, और 27 जो है डिजिटल मार्केटिंग का होता हुआ। अगर हम बात करें निगेटिव साइड का, तो जो कंपनी का निगेटिव साइड है वो 39 टाइम्स बुक वैल्यूज से अबव ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि मतलब हायर वैल्यूएशन बता चुका हूँ आपको। अगर कंपनी की बात करें, कंपनी का डिविडेंड नहीं देती, तो ये कोई निगेटिव बात बिल्कुल भी नहीं है। डिविडेंड ना देना बोनस, ये सब कंपनी के मैनेजमेंट है। अगर कंपनी अच्छा खासा पैसे को ग्रोथ में लगा सकती है तो डिविडेंड देने का कोई भी फायदा नहीं है, एज इन्वेस्टर कंसीडर करे तो। प्रमोटर होल्डिंग जो है थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है 2% का, तो ये भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। कंपनी को बहुत ज़्यादा नहीं डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत अगर कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, प्रमोटर अपने सेल ऑफ करना चाह रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें कंपनी की सेल्स की, तो सेल्स भी देख लेते हैं। कंपनी का लगातार सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2018 से अगर हम बात करें 167 करोड़ का, फिर 249, अभी जो कंपनी की बात करें 579 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अभी तक भी क्वार्टर ख़त्म नहीं हुआ है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, तो ऑपरेटिंग कंपनी बिजनेस से कितना कमा पा रही है, तो 46 करोड़। अभी कंपनी 142 करोड़ का कमा, मतलब कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। अगर नेट प्रॉफिट की बात कर ले, तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 28 करोड़ का था, जो कि 152 करोड़ का हो चुका है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो
पिछले 3 सालों में 46 का रहा है कंपनी का। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 69 का देखने को मिल रहा है पिछले 3 सालों में। CAGR की बात करें तो पिछले 1 सालों में 84% से CAGR बढ़ा है कंपनी का। और रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 सालों में जैसे कि बता चुका 50% का देखने को मिल रहा है। रिजर्व की बात करेंगे दोस्तों, कंपनी का रिजर्व अगर बात करें तो पहले 6 करोड़ का था, फिर 48 करोड़ का, 204 करोड़ का, अभी 333 करोड़ का देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी का रिजर्व बहुत ही शानदार बढ़ा है। कर्जे की बात करें तो कर्जे भी कंपनी के ऊपर बढ़ा है, लेकिन इतना भी ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। 119 करोड़ का कर्जा देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट या टोटल एसेट की अगर हम बात करें तो कंपनी का टोटल एसेट भी ग्रोइंग मोड में नजर आ रहा है। 76 करोड़, अभी 753 करोड़ का कंपनी का टोटल एसेट भी हो चुका है। अगर हम बात करें लेवरेज डे की तो कंपनी 2000 पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, 2020 में 81 दिन का था, जो अभी घट के 76 में। लेवरेज डे जिनको नहीं पता वो बता देते, कंपनी बिजनेस करने के बाद अपना जो पैसा कब तक पाती है तो 76 डेज में कंपनी को पेमेंट मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। कैश कन्वर्जन साइकिल जो 76 डेज का वही देखने को मिल रहा है, तो जो कि अच्छी खासी कंपनी में बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी पहले बड़ा था, बहुत ज़्यादा था कंपनी का, लेकिन अभी 39 का देखने को मिला है। इसी रेशियो में बढ़ना चाहिए कंपनी को, बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग अभी करंट में 59 का देखने को मिल रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 18% का है। डिवाइस की बात करें 7% का देखने को मिला। पब्लिक की बात करें 14% का। मुझे सबसे बढ़िया एक कंपनी की खासियत लगती है कि कंपनी में डोमेन इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ज़बरदस्त होल्डिंग रखते हैं, पब्लिक से ज़्यादा इनकी भी होल्डिंग नज़र आती है। अगर एफएल इंडिया की ग्रोथ की तो 47% CAGR से कंपनी ग्रो हो रही है। तो कंपनी का जो अभी करंट में प्राइस चल रहा है उस पर जो कंपनी जो है साथ स्टॉक स्प्लिट देने वाली है, तो उसका प्राइस कितना होने वाला है अभी प्राइस आप देख सकते हो 5,322 रुपये। मान लीजिए जो स्प्लिट तक कंपनी 6,000 तक चली जाती है तो 1:5 का जो रेशियो है तो मतलब 1,200 रुपये का एक शेयर कंपनी का हो जाएगा स्प्लिट के बाद। कंपनी अगर बात करें कि स्प्लिट रिकॉर्ड डेट क्या होने वाला है तो आप देख सकते हो, मैं दोबारा से बता देता हूँ। कंपनी का सब डिवीज़न रिकॉर्ड डेट 8 अक्टूबर होने वाला है। मतलब कंपनी जो है अपने शेयर को 8 अक्टूबर को रिकॉर्ड डेट होगा, 7 अक्टूबर को कंपनी की एक्स डेट होने वाली है। 6 तारीख को अगर आप ये शेयर खरीद लेते हो तो या फिर आपके पोर्टफोलियो अभी भी है और 8 तारीख तक आप होल्ड करते हो तो आपको जो है कंपनी का स्प्लिट मिल जाएगा। रेशियो आपको ऑलरेडी बता चुका, 1:5 का रेशियो है। एक शेयर पे आपको 5 शेयर मिलने वाले हैं। अगर आपके पास एक शेयर है तो कंपनी के 5 शेयर आपके हो जाएंगे, तो 1,200 रुपये का जो हो जाएगा। उसके बाद कंपनी 2025-2030 तक कितना रिटर्न दे सकती है उस पर हम बात, कितने का प्राइस हो जाएगा दोबारा से उस पर हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कंपनी का प्राइस अभी क्या होने वाला है, कंपनी का प्राइस स्प्लिट के बाद 1,200 रुपये का होने वाला है। एनुअल रेट 47 का जो ग्रो कर रही है कंपनी में। तो पिछले आने वाले टाइम में कंपनी जो है 4 साल बाद मतलब 2025 तक कंपनी ग्रो होके इसका प्राइस फिर से कंपनी का प्राइस 8,000 माफ़ी चाहूँगा 7,000 के नियर अबाउट पहुँच जाएगा। अगर हम बात करें कंपनी के 4 साल के नहीं जो है 9 साल बाद कंपनी 2030 तक कितना हो जाएगी, 2030 तक बात करें तो कंपनी का प्राइस 65,000 का हो जाएगा। अगर कंपनी बोनस नहीं देती है तो या स्प्लिट नहीं देती है तो कंपनी का प्राइस 65,000 का हो जाएगा। एक शेयर की कीमत मैं बता रहा हूँ। तो आपको अभी जो है अभी आपके पास एक शेयर होंगे तो 5 स्प्लिट हो गए तो 5 के इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 65,000 में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। दोस्तों आपके जो अभी के इन्वेस्टमेंट वो 10 साल बाद कंपनी इसी तरह अगर भागती रही तो कंपनी का जो 3,25,000 रुपये हो जाएगा। अगर बोनस डिविडेंड नहीं देती, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बोनस अगर नहीं देती कंपनी, स्प्लिट नहीं देती, तब एक शेयर का प्राइस 3,25,000 हो। अगर आपकी जो अभी की एक शेयर की बात कर रहा हूँ, अभी जो एक शेयर है वो 3,25,000 का हो जाए। मतलब अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ नज़र आता है इस सेक्टर में, क्योंकि कंपनी डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल का ज़माना, जितना ग्रो होगा उतना इस कंपनी को ग्रो होना होगा। अगर आप इस शेयर में हैं, अगर आपके पास, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोलूँगा होल्ड करिए। शेयर का अभी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है, लॉन्ग टर्म में और भी अच्छा खासा देगा। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए इसी तरह का डिटेल एनालिसिस की तो आप कमेंट कर सकते हैं किसी भी कंपनी के बारे में, तो मैं उसके पे डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो आशा करता हूँ थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि डिटेल वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना नहीं भूलिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।